आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए हैं? सबसे पहले तो आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और इस सवाल का जवाब देना है और आपको मुझे बताना है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हैं, एवरेज, हाई स्कोरर या लो स्कोरर। देखिए बच्चों, आपका आंसर देखने और सुनने से भी पहले मैं आपको यह बता दूं कि हर एक बच्चा केपेबल है अच्छे मार्क्स लाने के, अगर उसके पास एक अच्छी मेंटरशिप और अंदर से कंसिस्टेंसी की भावना है तो भाई कंसिस्टेंसी से आप क्या नहीं पा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज अचीवेबल अगर आपको उसके करने के लिए एक इच्छा हो और आप उसको करने के लिए कंसिस्टेंट रहें। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मम्मी का खाना बनाना हो, पापा का ऑफिस जाना हो या आपके लिए पढ़ाई हो, अगर आप उसमें रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। बच्चों, आपने क्लास 10th में होते हुए पूरा साल अपना कईयों ने यूटिलाइज तो कईयों ने बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी भी समय बिगड़ा नहीं है। मानती हूं ये बात आपको मैं बहुत ही ज्यादा लेट बोल रही हूं, क्योंकि अब आप कहोगे मैम बच्चे तो मुश्किल से 10-12 दिन है, उसके बाद तो हम इंग्लिश पढ़ने लग जाएंगे। इन 10-12 दिनों में भी आप एकदम ए से लेकर जी तक पहुंच सकते हो, पासा पलट सकते हो, और उसको करने का एकमात्र सहारा जो है वो है आज की वीडियो। यस बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेके आई हूं अपने 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। दैट इज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से शॉर्ट लिस्ट करके देने वाली हूं, जिससे आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। बच्चों, इस टाइम पे एक एक चैप्टर करने का भी दिन, पर डे एक चैप्टर करने का दिन नहीं बचा है, इसीलिए इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट एसएसटी की 4.5 घंटे का एक सेशन डाल दिया है, जिसको आप 2x पे करके देखेंगे तो 2-2.5 घंटे में आपकी कंप्लीट एसएसटी रिवाइज हो सकती है। और उस सेशन को देखने के साथ साथ आप ये वाले सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जरूर करेंगे। मैम इसके आंसर्स देखिए, इस कब में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इस सब के आंसर्स के लिए भी मैंने 4 स्पेसिफिक वीडियोस डाली है। होल ज्योग्राफी, होल सिविक्स, होल हिस्ट्री एंड होल इकोनॉमिक्स के टॉप 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वो देखना मत भूलना अगर आपको उसके आंसर्स भी चाहिए। टेलीग्राम पे सभी की पीपीटी ऑलरेडी है और इसकी पीपीटी इस सेशन के बाद आपको मिल जाएगी। तो भाई शुरू करते हैं एक एक करके सारे के सारे चैप्टर्स। भाई नोट डाउन करते जाना, वैसे इस सेशन के बाद आपको मैं पहले बात तो मैं सबसे साथ साथ में समझाती भी चली जा रही हूं। आपको ये पीपीटी ले लेनी है और इस पीपीटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से करने हैं। अच्छे से मतलब अच्छे से, बिल्कुल इनको स्किप नहीं करना है, और कुछ आप स्किप कर दो चाहे ना करो वो आपकी मर्जी है। बच्चों, इकोनॉमिक्स आपके आने वाली है हर एक किताब की तरह 20 मार्क्स की, और इस सब में होने वाले हैं चैप्टर 4 डेवलपमेंट, सेक्टर्स, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन। चारों के चारों चैप्टर्स हैं बच्चों, और 4 ही चैप्टर्स जिसमें आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, और वो भी छोटे छोटे। तो क्यों ना सबसे पहले कवर की जाए बच्चों इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेवलपमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस 2 to 3 मार्कर्स की वेरिएशन में आ रहे हैं एग्जाम्स में। क्या है डेवलपमेंट और इसके एस्पेक्ट्स बता दीजिए। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे के लिए भी हो, ये जरूरी नहीं है। एवरेज इनकम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट जस्टिफाई। एवरेज इनकम की इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। और ये बात याद रखना, जब भी एवरेज या पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछा जाएगा तो आपको उसमें एक बॉक्स में फॉर्मूला भी जरूर मेंशन करना है। थर्ड इज मनी इन योर पॉकेट में नॉट बी एबल टू बाय एवरीथिंग। तो अपार्ट फ्रॉम मनी एक इंसान को क्या क्या चाहिए होता है वो बताना होगा। किस रिस्पेक्ट में जो यूएनडीपी का क्राइटेरिया है वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से डिफर करता है। यूएनडीपी यूज करता है एचडीआई अप्रोच और वर्ल्ड बैंक यूज करता है पर कैपिटा इनकम की अप्रोच, तो दोनों को कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में काफी सारे एग्जाम्स में देखा गया है बच्चों। इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इसमें फर्स्ट और फिफ्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और फिफ्थ प्लीज बच्चों, आपके प्री बोर्ड्स में अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आए हो तो कमेंट्स में लिखना, क्योंकि दूसरे बच्चे अगर उन कमेंट्स को देखेंगे उनको भी विश्वास जागेगा कि हाँ ऐसा कुछ एग्जाम में आता है। बिल्कुल, मैं ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाती हूँ, प्लस 15 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। यूट्यूब पे तो आए हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे हैं 15 साल से। आप कहोगे मैम आपकी उम्र इतनी नहीं लगती, लेकिन मैं अपने 12th के एग्जाम देने के अगले ही साल मतलब मार्च में रिजल्ट आया तो अप्रैल से ही पढ़ाना शुरू हो गई थी। मार्च में रिजल्ट नहीं आता, मई में आता है, मैं उससे पहले ही पढ़ाना शुरू हो गई थी बच्चों। यस, तो तब से अगर देखा जाए तो तब का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स है, 6 और 7 नंबर की वेटेज रखते हैं बच्चों ये, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आ रहा है ये वाला। एक और बात, आपको अगर थोड़ा सा ऑड लग रहा हो मेरे को देख के, तो मेरे यहाँ पे क्या कहते हैं चुक पड़ गई है, जिसकी वजह से मेरा मुंह भी ऊपर नहीं हो रहा है, बट मेरे को ये वीडियो बनानी ही थी, आप तक पहुंचानी ही थी।
तो भाई टर्शियरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ पे ये सवाल किसी भी वेशभूषा में आ सकता है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, यानी कि टर्शियरी सेक्टर कैसे लोगों की लाइफ में बढ़ता ही चला जा रहा है। हाउ कैन मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज बी क्रिएटेड इन रूरल या फिर अर्बन, या तो रूरल की आ सकती है या अर्बन की आ सकती है, किसी भी एक की आ सकती है, कि बताओ कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं, प्लान्स लगा के, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लागू करके। कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, या फिर आपको बताना होगा अनऑर्गेनाइज में वर्कर्स की क्या वर्किंग कंडीशन है। और का क्वेश्चन है, दोनों के मतलब सेम ही है, एक में डिफरेंस लिखना है और एक में सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिखना है। फिर आ जाता है पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी की डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। या फिर ये सवाल ऐसे भी आ सकता है बच्चों कि पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों है, अब तो सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया है, तो यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर की ही इंपॉर्टेंस बतानी होगी, चाहे कैसे भी आ जाए, किसी भी लैंग्वेज में सवाल आ जाए। अब आता है आपका मनी एंड क्रेडिट चैप्टर बच्चों। मनी एंड क्रेडिट से ये वाला क्वेश्चन कितने सारे पेपर्स में मैंने देखा है, वो भी 5 नंबर में। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत ही जरूरी है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो SHG के ऊपर मैंने देखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 5 पॉइंटर्स आपको बताने होंगे। इसके बाद आरबीआई की इंपॉर्टेंस भी देखी गई है बच्चों, आरबीआई क्या रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ अदर बैंक्स एंड इकोनॉमी। फिर यहाँ के अंदर आपको बताना है फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या कंडीशंस है, कंपेयर करना है। फिर आपको बताना है कि व्हाई इज इट नेसेसरी दैट द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग इन रूरल एरियाज, यानी कि व्हाई देयर इज अ नीड टू इंप्रूव फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। यहाँ पे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स का नाम दे दिया, वहां पे सिर्फ फॉर्मल सेक्टर भी लिखा आ सकता है, मतलब एक ही है। ठीक है बच्चों, भाई ये देख लो एक बार दोबारा से, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं तुम कहो कि भैया हटे नहीं मैम आप। ये डेवलपमेंट हो गया, ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, और ये आपका मनी एंड क्रेडिट हो गया। अब इस बुक का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। आप सभी जानते हैं ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन इन 2 टॉपिक्स में MNC के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मत भूलिएगा, MCQ भी आ रहे हैं, तो जरूर वो पढ़ना है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या ग्लोबलाइजेशन होती है और इसमें MNC का रोल बताइए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनी का रोल बताइए। दूसरा ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों पिछले साल का बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इसमें 5 नंबर में सिर्फ टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, या फिर कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पे आप लिबरलाइजेशन के बारे में भी मेंशन करेंगे, MNC के बारे में भी मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ आप मेंशन करेंगे लिबरलाइजेशन, IT, कम्युनिकेशन, और साथ साथ आप MNC का भी एक रोल दे देंगे, क्योंकि MNC भी ग्लोबलाइजेशन को एक्सपैंड करने में हेल्प करती है। तो ये सारे हो गए आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। 20 नंबर हो गए बच्चों पक्के। अब बारी है हिस्ट्री के सवालों की। तो बच्चों हिस्ट्री में से 2 नंबर का तो मैप आ रहा है, और 18 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, केस बेस्ड आ रहे हैं, सब मिला के। तो आओ देख लेते हैं भैया किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले आपको पता ही है नेशनल इन यूरोप एंड इंडिया है, तो यूरोप में से क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा होंगे बच्चों। क्या है, सबसे पहले आपको बताना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं, अब तक तो आप भी जान गए होंगे। अच्छा मैम ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों के पेपर्स का सार है, कंक्लूजन है। पिछले 10 सालों के पेपरों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 5 मार्कर में, 3 मार्कर में, उस सबका ये कंक्लूजन है बच्चों। अब आपको मेहनत नहीं करनी, मैंने मेहनत कर दी, आपको नहीं मेहनत करनी, मैंने अपने लैपटॉप में सारे टैब्स में खोल के सारी मेहनत कर दी है आपके लिए। नाउ यू डोंट नीड टू सर्च फॉर एनीथिंग और यू नीड टू बाय एनीथिंग फॉर द सेम। ओके जी, नाउ मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए गए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, और इसके बाद नेपोलिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में आ जाता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ सिविल कोड ऑफ 1804, यही है ना ये, हाँ, नेपोलियन के रिफॉर्म्स। इसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म आ जाती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। इसके बाद इसके ही और का सवाल है, मैंने आपको ना थोड़े से वेरिएशंस भी दे दिए, क्योंकि यूरोप में अक्सर हम सवाल समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वेरिएशन दिए। मेन एम ऑफ ट्रेटी ऑफ वियना या फिर मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रेटी ऑफ वियना, ये भी और में ही है इसके, ये भी आ सकता है एग्जाम में बच्चों।
इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर और आर्ट 5 नंबर में भी देखा जा रहा है, रोमांटिसिज्म टॉपिक से। इसके बाद पोलैंड के बारे में, लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल वाला क्वेश्चन था ना, जिसके अंदर पॉलिश भाषा वालों ने रशियन भाषा वालों को मजा चखाने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद रोल ऑफ लैंग्वेज अगेन और में ही है, ये भी और में ही है। इसके बाद 1830s ईयर्स वर द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी इकोनॉमिक हार्डशिप लिबरलिज्म के बारे में ही आपको इसमें मेंशन करना है 1830 में। ओके, इसके बाद ऑफ कोर्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आ जाता है ये बल्कन्स वाला सवाल है, मैं आपको बता दूं, देखो लगेगा भी नहीं आपको। Nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment by the last quarter of the 19th century. तो यहां आपको इनडायरेक्टली बल्कन का केस ही पूछ रहे हैं। समझ में आया? नहीं ना? ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए, अब ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन बतानी है बल्कन की, तो बात वही है, स्लैब्स के बारे में लिखोगे, ऑटोमन एम्पायर के बारे में लिखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे जनरेट किया उसके बारे में लिखोगे। मैम ये भाई ये कोई नहीं लिखेगा, हमें को समझ नहीं आ रहा, ये सवाल है, ये सिर्फ सवाल है, आपको इसके सारे आंसर्स मैंने समझाए हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने समझाया है। टॉप 21 इको, टॉप 25 जियो, होल सिविक्स, होल हिस्ट्री, सभी सेशंस में, सेशंस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। इको वाली देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में बाकी तीनों का लिंक भी मिल जाएगा। इको वाली लेटेस्ट डाली है, टॉप 21। ओके, अब आ जाते हैं हम नेशनलिज्म इन इंडिया वाले टॉपिक पे। बेटा इसके अंदर क्या बताया गया, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या थी हमारी। अच्छा, इसमें मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दूं आपको एक बार थोड़ा सा, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ब्रिटेन वाला थोड़ा सा देखा जा रहा है, एक ये वाला एक आधे में ही आया था वैसे तो, एक इसके अंदर ना ये रोमांटिसिज्म वाला काफी देखा जा रहा है, और इकोनॉमिक हार्डशिप वाला देखा जा रहा है, ये थोड़े ज्यादा प्रिवेलिंग है इस बार के एग्जाम्स में। बाकी ये दोनों तो है ही यार, ये दोनों तो है ही। यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे धीरे धीरे फोल्ड अप हुआ, यानी कि खुला, और क्या रोल प्ले किया एनसीएम में मिडिल क्लास सोसाइटीज ने। इसके बाद आ गया आपका बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हुआ, क्या कारण था, खादी महंगी थी, सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस नहीं थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आ सकता है, रिच पेजेंट्स आ सकता है, पुअर पेजेंट, बिजनेस क्लास, विमेन, वर्किंग क्लास, सबसे ज्यादा ये और ये देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। प्लीज ये कर लेना, मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएम में बाकी सबका रोल। अब इसके अंदर सीडीएम में मुस्लिम्स का क्यों इतना कम रोल रहा, दे डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन डिनाई कर दिया गया था इनको। देन ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में, जिसके अंदर आपको सारी की सारी बातें लिखनी है, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, फोकलॉर, फोक टेल्स, फ्लैग एंड भारत माता की इमेज, वंदे मातरम, सब कुछ। अब इसके अंदर आ गया मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बच्चों फिर भी एग्जाम में आ रहा है और आपको इसमें दिलवा सकता है 2 से 3 नंबर पक्के, 2 से 3 क्या 5 नंबर का ही ले लो, 1-2 एमसीक्यू भी आ रहे हैं। चलिए भाई, सिल्क रूट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड और कल्चर को लिंक करने का। तो यहाँ पे आपको सिल्क रूट में बताना है कि क्या क्या इसमें ट्रेड किया जाता था, कल्चरल और आपका कमोडिटीज वाला। इसके बाद आपको फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल वाला, यार दोनों में आ गया ये। देन न्यू क्रॉप्स मेक अ डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे भी पोटैटो वाला आ गया। फिर उसके बाद गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न एंड कल्चर लिंक्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेम ही है ये वाला यार, ये वाला और ये वाला सेम ही है, सेम सेम हो गया ये तो, बस इसके अंदर से तो कोई इंपॉर्टेंट है बस। फिर आगे आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। कल ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है कि मैम हमें प्रिंट कल्चर पूरा याद नहीं हो रहा है, तो क्या सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले? हाँ, मैं कह रही हूँ हाँ, कर लो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म्स, सिर्फ प्रोटेस्टेंट नहीं बल्कि रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में भी आ सकता है। ये आपके एनसीईआरटी का भी सवाल है जिसमें आपको यूरोप और इंडिया दोनों के रिस्पेक्ट से बताना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका यूरोप वाला पूछ रहे हैं। मार्टिन लूथर ने कहा प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, तो यहाँ पे भी सेम ही बात है, बस तरीका अलग है। प्रिंट कल्चर ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और कैसे उसमें सपोर्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट।
देन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने विमेन को एक चांस दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाना होता है, जैसे कि आप इसमें आप गुलामगिरी वाली तो नहीं, वो तो कास्ट में चली गई, लेकिन आप इसके अंदर राज सुंदरी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, वो जो कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में एक लड़की थी उसके बारे में 5 ऐसे एग्जाम्पल दोगे आप लोग इसके बारे में, विमेन की लाइफ को इंप्रूव कैसे किया प्रिंट ने। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों हिस्ट्री के, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में बच्चों। जो अब हमने इको कर ली, हमने हिस्ट्री कर ली, अब हम करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या आ रहे हैं, मैप भी आ रहे हैं। क्या मैम मैप भी बताओगे? अरे भाई तुम्हारे लिए ऐसा सेशन लेके आई हूं जिसमें सब कुछ A to Z कवर्ड है, A to Z कवर्ड है, तो भैया क्यों नहीं आएंगे मैप्स भी? चैप्टर वाइज मैप बताने वाले तुमको इंपॉर्टेंट, तो दिल थाम के बैठना बच्चों। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताने होंगे एंथ्रोपोजेनिक। बच्चों इसमें ऐसी ऐसी भाषा लिख देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ नहीं है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात पूछी है, आप ऐसे कारण बताओ जो ह्यूमंस, एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमंस के द्वारा कॉज किए जा रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन करने में, और उसके सजेस्ट कर दो मेजर्स इंप्रूव करने के। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या रोल प्ले करती है, स्टेप्स भी बता दो, और उसके बाद 3 मेजर्स टू कंजर्व सॉइल का, मतलब हाउ टू कंजर्व सॉइल। बच्चों बोर्ड एग्जाम मतलब आपके जो CBSE का प्रैक्टिस पेपर आता है, सैंपल पेपर आता है, उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर 5 नंबर में आया हुआ है। अगला 3 मेजर फीचर्स ऑफ कोई भी सॉइल, कम आता है बता रही हूँ, लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्कर में ज्यादा आ जाती है सॉइल। रिसोर्स प्लान, अरे यार बार बार क्यों दे रहे हो भाई? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स। सॉइल इरोजन क्या है, 3 मेथड्स बता दो इसको प्रिवेंट करने के, कॉन्टोर प्लोइंग, स्टेप क्रॉपिंग, स्ट्रिप वो जो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिप फार्मिंग। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से जनरली 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, स्टिल अगर 3 नंबर का आ जाता है तो JFM की इंपॉर्टेंस। 5 रीजंस फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है। बस कुछ नहीं है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। वाटर रिसोर्सेज में भी जनरली एक्सपेक्टेड है यार केस बेस्ड जाना, स्टिल आपको पता होना चाहिए वाटर स्कैर्सिटी क्यों हो रही है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को टेम्पल्स ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस ऑफ डैम्स बताने हैं, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करने हैं 5 रीजन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। सेम ही है, सेम ही है, ये वाला और ये वाला सेम है, और कुछ ज्यादा आ ही नहीं रहा है। आ रहा है इसमें से तो 1 नंबर का डैम का क्वेश्चन आ रहा है। क्या है मैम डैम्स? ये सारे डैम्स बेटा मैंने आपको बता दिए, साथ में आपको मैंने रिवर्स भी बताई हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाता है चनाब रिवर पे कौन सी डैम है बताइए, प्लॉट कीजिए। तो यार यहाँ पे तो ना लोकेशन पता होती है ना डैम का नाम पता होता है, तो इसलिए आपको मैंने कंक्लूड करने के लिए चनाब कहाँ पे है और कौन सा डैम है ये बता दिया, साथ में मार्क करके भी दे दिया है। मैंने यहाँ पे सारे मैप लगाए हैं। मैम आप तो इंपॉर्टेंट बताने वाले थे, तो ऐसा थोड़ी है, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बताऊंगी। इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड जो डैम्स आ रहे हैं वो है टॉलेस्ट डैम, हीराकुंड डैम, भाखड़ा नंगर और सलल। सबसे ज्यादा ये 4 रिपीट हो रहे हैं, ये चारों कर लो, उसके बाद मुझे थैंक यू बोल देना, आके बच के इसमें से आता है तो चारों कर लो, उसमें से थैंक यू बोल देना फिर बस, मैम थैंक यू। और थैंक यू के अलावा तो बल्कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, असली दोस्ती निभा देना। अगला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में से क्रॉप्स पे इतना टाइम मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए, उल्टा आप क्रॉप्स को 1 मार्कर के अकॉर्डिंग कर लीजिए। फीचर्स थोड़े से टेबुलर फॉर्म में मैंने दिए हुए हैं ऑलरेडी, कंप्लीट एसएसटी के सेशन में भी, होल ज्योग्राफी के सेशन में भी, वहां से आप बस 1 मार्कर के लिए प्रिपेयर कर लीजिए और कुछ भी नहीं। 1 सेकेंड बच्चों, अब आ जाता है एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। इसके बाद आ जाता है प्रिमिटिव और इंटेंसिव फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा सवाल है, अक्सर इसमें फ्रंट और बैक से क्वेश्चन आता है। तो फ्रंट से तो आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे आ गया, और लास्ट से आपको आ गया, अच्छा आगे है सॉरी, गोल्डन फाइबर के बारे में बता दीजिए, यानी कि जूट के बारे में पूछ लिया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट तब भी बता दिया है। और एक वो आ जाता है ना इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में आ जाता है एग्रीकल्चर चैप्टर से, झूठ नहीं बोलूंगी, सच में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मिनरल्स की इंपॉर्टेंस, इसके बाद नेचुरल गैस के बारे में फीचर्स, और इसमें क्या आता है अकरेंस ऑफ मिनरल्स, कहां गया, नेचुरल गैस तो हो गया, सेम है और करके आया हुआ है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, बड़ा ही बेसिक और स्कोरिंग,
जितनी एनर्जी सेव करोगे उतनी प्रोड्यूस होगी। सेव कैसे करोगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके स्विच ऑफ कर दो एक्स्ट्रा लाइट्स को, कार पूलिंग करो। और अर्जेंट नीड है सस्टेनेबल पाथ को अडॉप्ट करने की, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने की, नॉन कन्वेंशनल को। सोलर एनर्जी के बारे में आ गया। और अकरेंस ऑफ मिनरल्स नहीं लिखा मैंने? अरे बाबा, इस बार देखा जा रहा है। वैसे पीवाईक्यूज में नहीं आता था, हाँ ये भी बता दूं मैं, पीवाईक्यूज में नहीं आता था तभी मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, बट अकरेंस ऑफ मिनरल्स इस बार के प्री बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है। कुछ अराउंड 20-30% पेपर्स में आउट ऑफ ऑल देखा गया अकरेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में 5 नंबर में। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरौरा कहाँ है? खड़गपुर, तारापुर, कलपक्कम। इंपॉर्टेंट क्या है मैम? कलपक्कम और नरौरा, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। सारी जगह मार्क हुई है। ये पीपीटी आपके लिए एकदम हीरा है, हीरा। ये पीपीटी आपके लिए सोने का खान है, कोयले की खान नहीं, सोने की खान है आपके लिए। थर्मल पावर प्लांट में मैम सबसे इंपॉर्टेंट सिंगरौली, सबसे इंपॉर्टेंट सिंगरौली। अरे यार मैंने गलती से थर्मल पावर प्लांट में सॉफ्टवेयर लगा दिया यार, ए भग्गू, हाउ स्टूपिड आई एम। ये तो न्यूक्लियर ही है, कोई नहीं, मैं इसको करेक्ट करके ही आपको भेज दूंगी, पीपीटी को करेक्ट करके भेजूंगी मैं आपको, ठीक है। चलो सिंगरौली। अब इसके बाद आयरन ओर। आयरन ओर में मैम सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? बायले दले आ रहा है। और यार सबसे ज्यादा तो यही देखा है मैंने यही देखा है। फिर भी चलो कुदेरमुख नाम से अच्छा लग रहा है तो दे देती हूँ। बस छत्तीसगढ़ वाला आ रहा है इसके अंदर, ये वाला सबसे ज्यादा आ रहा है ये वाला। कोल माइंस में सबसे ज्यादा आ रहा है निवेली। मैं कह रही हूँ अख बंद करके ऐ कर जाओ, निवेली सबसे ज्यादा आ रहा है। ये रहा यहाँ पे आपका तमिलनाडु में, ठीक है जी। ओके जी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। कैसे? पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस बता दीजिए, उसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे बैकबोन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे एग्रीकल्चर को हेल्प करता है। एनटीपीसी के बारे में पूछ सकते हैं। ये रहा ना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन गो हैंड इन हैंड, ऐसे सवाल। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, और कैसे आप उनको स्टॉप कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। ये एग्जाम में काफी आ रहे हैं क्वेश्चंस। अब इसमें से एग्जाम में आ रहा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोएडा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोएडा। और उसके बाद महाराष्ट्र का पूछ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में 2 हैं आपके, मुंबई और पुणे। मेरे जैसी टीचर तो दोनों सही कर देगी, बट आपकी जैसी टीचर जो होगी वो कहेगी जो मार्किंग स्कीम में ना मैं वही ठीक करूंगी। तो प्लीज अपने स्कूल में टीचर से पूछ लेना भाई, मैं पहले बता रही हूँ। सबसे ज्यादा ये दोनों आ रहे हैं, और 1-2 में मैंने हैदराबाद भी देखा है, तो मैं ये बता देती हूँ। यार जब आप करोगे ना, यू विल बी एबल टू मेमोराइज। इतना ईजी है मैप, मुझे इस साल लग रहा है, मुझे अब तक नहीं लगता था, इस साल मुझे मैप बहुत ईजी लग रहा है। ओके, लाइफ लाइन से सिर्फ मैप आ रहा है, तो वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। एयरपोर्ट्स और सीपोर्ट्स आ रहे हैं। एयरपोर्ट्स में सबसे ज्यादा कौन सा एयरपोर्ट आ रहा है? इंदिरा गांधी, तो आपको पता ही होना चाहिए बच्चों। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला आ रहा है, और इसके बाद मिनम्बक्कम चेन्नई वाला आ रहा है। बस मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको नाम याद हो जाए तो अमृतसर में राजा सांसी है, और आपका मुंबई वाला आपको याद हो जाए छत्रपति शिवाजी महाराज है, और हैदराबाद में राजीव गांधी है। अगर नाम भी याद हो जाए तो आपको लोकेशन मेमोराइज हो जाएगी। डेट्स तो पता ही होंगे आप लोगों को अभी तक, डेट्स तो पता ही होंगे। यार 1 सेकंड रुकोगे आप लोग? हेलो, हाँ जी। दस बार कॉल कर रहे थे यार, सॉरी। हाँ मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग रोक भी सकती थी, बट नहीं, एक गो में मैम रिकॉर्डिंग करेगी आज। माना कमर टूटी हुई है, दर्द हो रही है, बट कोई बात नहीं। यार देखो, हम टीचर्स को क्या चाहिए होता है? अच्छे अच्छे कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी लाइक्स। मेरे को तो लगता है जो बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट पे जुड़े हुए, मैं रात को 2-2 बजे तक भी आप लोगों के लिए काम कर रही होती हूँ। ये पीपीटी बनाई है, एक एक क्वेश्चन ढूंढा है। लिटरली आई गेव 2 of my days to this PPT only, like to search everything from everywhere to put everything in just one PPT. I did hard work. तो I just need in response अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे comments कर देना यार, कि आपको इसमें से आ रहा है, ये आपने देखा है, हाँ मैम ये आपने बताया जो आया था। और क्या चाहिए यार अपन को, और क्या चाहिए? बस प्यार चाहिए आप लोगों का, सहयोग चाहिए आप लोगों का। हर जगह जुड़े रहो, आपके मार्क्स दिलाने की हमारी ड्यूटी है और हमारा धर्म है। हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स का ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएं।
तो बस इसमें से अब आते हैं आपके सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड, और इसको अरुणाचल प्रदेश के भी उससे आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश वाला मार्क कर दीजिए। देन इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा ट्यूटिकोरिन इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु वाला, एक्सट्रीम सदर्न ईस्टर्न। मैंने आपको ना हिंट पॉइंट्स भी दिए हैं बच्चों, मैंने स्पेशली लाइफलाइंस की एनसीईआरटी खोली है, उसके अंदर सारे हिंट पॉइंट्स ढूंढे हैं, लिखे हैं कि एग्जाम में अगर आ जाए कि सबसे ज्यादा सदर्न ईस्टर्न बताइए तो आप कौन सा लिखेंगे, आप ट्यूटिकोरिन लिखेंगे तमिलनाडु में, और ये मार्क भी कर दिया है। देखो मैंने यहां भी गलती करी है क्या? हाँ मैंने इधर कीपोर्ड्स लगा दिया और आगे, इतना तो ठीक है यार, ट्यूटिकोरिन ये रहा, ये मैंने आगे पीछे कर दिया, मैं चेंज कर दूंगी यार, मेरे को डांटना मत, नाराज मत होना, ठीक है भाई। ओके विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट है, हल्दिया इंपॉर्टेंट है, कोलकाता वाला, और उड़ीसा वाला पारादीप और कांडला, ठीक है। बस यार अब तुम ये देख लो ना, 9 में से तुमको सिर्फ मैंने 5 मार्क किए हैं, और वैसे तो 4 ही, कांडला भी इतना नहीं आ रहा जितना बाकी 4 आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चलते हैं हमारी आखिरी किताब की तरफ, जो कि है सिविक्स की किताब। सिविक्स की किताब में क्या क्या आने वाला है आप लोगों का, आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। देखो बच्चों एक एक क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बताया है आप लोगों को, तभी ये मत देखना कि वीडियो कितने मिनट की है, इसको 2x पे करके चला देना एकदम बढ़िया से। पावर शेयरिंग में आ रहे हैं आपके, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, या फिर पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपको मॉरल और प्रूडेंशियल रीजन लिखने हैं, या फिर सिर्फ मॉरल के 2 पॉइंटर्स लिखने हैं, 2 नंबर में आ रहा है ये सवाल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करना है बेटा, प्लीज इसमें फ्लो चार्ट बना देना, मैम पप्पी ले लेंगे आपके पेपर की और आपकी भी अगर आप सामने हुए तो फ्लो चार्ट बना लेना। उसके बाद सिनाला और तमिल्स में क्यों स्ट्रेन आया, उसके बाद कंपेयर कर दो अकोमोडेशन और मेजोरिटेरियनिज्म को। फेडरलिज्म में क्या क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस 2 मार्क्स का आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। की फीचर्स हो गया, इसमें आपका 3 टेस्ट टू फेडरलिज्म आ गया, 3 टेस्ट, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये तो रिपीटेड ही है पीछे से। पंचायती राज ये भी नहीं आता एग्जाम में यार, ये आता है सबसे ज्यादा। क्या क्या आता है मैम, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, 3 टेस्ट टू फेडरलिज्म, और ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट से मैं तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं क्या आता है, ये विमेन वाला 5 नंबर का भी देखा जा रहा है ये एग्जाम में। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी से आना चाहिए, लेकिन इसमें से भी आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक आ रहा है कास्ट वाला। कम्युनलिज्म हो गया, ये वो रिलीजन हम जिसको ऊपर रखते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं, माइनॉरिटी वालों को दबाते हैं, ये हो गया कम्युनलिज्म। कास्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है कि अभी भी हम रिश्ते ढूंढने में सेम कास्ट के लोगों को ढूंढते हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है। सेक्युलरिज्म पे अगर आएगा 2 नंबर में तो 2 नंबर में आ जाएगा, ये कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, स्टेट इंटरवीन कर सकती है। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या होती हैं, और ये आ गया कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो सेम ही हो गया ना, कास्ट इन पॉलिटिक्स अगर, हाँ सेम हो गया ये, ठीक है जी। पॉलिटिकल पार्टी से सच बताऊं सिर्फ 3 चीजें, फंक्शंस, चैलेंजेस और रिफॉर्म्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बस उसका फॉर्मेट अलग आ जाता है, लिखा हुआ अलग आ जाता है। सो करेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस में नीड्स भी पूछ सकते हैं, एक ही बात है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंस ही हो गई, और करके आया हुआ है। चैलेंजेस आ गया और रिफॉर्म्स आ गया, बस चैलेंजेस, रिफॉर्म्स और फंक्शंस। मैं फिर लिख रही हूं, चैलेंजेस बेटा, सिर्फ एक चैलेंज भी आ सकता है, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, सिर्फ एक भी आ सकता है, सिर्फ सारे नहीं, एक को भी आप लंबे तरीके से करेंगे। चैलेंजेस, फंक्शंस, रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है लास्ट चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ना, ये क्वेश्चन कर जा भाई बहन, ये क्वेश्चन कर जाओ, मैं तुमको कह रही हूँ ये क्वेश्चन कर जाओ। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, 3 से 5 नंबर। कंप्लेंट्स को टेस्टिमनी की तरह यूज किया जाता है, प्लीज इसका 1 शॉट देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने समझाए भी नहीं है, ऑल दो इसमें समझने वाला है ही नहीं, आप बना के भी लिख सकते हो, बहुत आसान है। डेमोक्रेसी को क्यों सुपीरियर समझा जाता है, अगेन इंपॉर्टेंस बतानी है। डेमोक्रेसी डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पे बेस्ड है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है, समय लगता है। इसके बाद अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यहाँ पे भी आपको यही बताना है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, सबको ट्रांसपेरेंसी रखना, अकाउंटेबिलिटी रखना, ये सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके रखता है।
तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के। सिंपल सी बात है यार, आपको अब कमेंट्स में एक चीज करनी है, वो ये करनी है कि आपको अपने वीकेस्ट चैप्टर का नाम लिखना है और फिर आपको यही, देखिए पहली बात तो ये, आप एवरेज हैं, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लें। आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, ये सारे क्वेश्चंस तो आपको याद होने चाहिए। आप बहुत ही बेकार हैं पढ़ाई में, सिर्फ ये क्वेश्चन कर जाओ भाई, मेरे कहने पे सिर्फ ये क्वेश्चंस कर जाओ सारे चैप्टर्स के, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैम आपने मेरे 80-90 प्लस ले आए आप। यहीं से पेपर बनेगा। 80-20 रूल है ये, समझ लो आपका। 20% क्वेश्चंस दिए मैंने पूरे सिलेबस से, जो आपको 80% से भी प्लस मार्क्स दिलवा सकते हैं, विद मैप्स, विद मैप्स। आप लोग बस मेरी खुशी के लिए इस सेशन पे 5K लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी और कुछ नहीं। मैंने आपको बताया मेरी मोटिवेशन यही है। और बच्चों, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चल रही हैं। सुबह वेकअप विद आशु सर एंड अब तो उशांक सर, सुबह यानी कि डेली 5:30 बजे साइंस एंड फन पे पढ़ाई चल रही है। आप लोग उठ नहीं पाते हो, आपका स्केड्यूल बिगड़ रहा है, आप सुबह लेट उठ के रात को लेट तक पढ़ रहे हो, दिस इज, आपकी बॉडी भी खराब हो रही है। इट्स बेटर कि आप सुबह उठें। एक दिन दिक्कत आएगी, 4:30 बजे का अलार्म लगाएं, 5 बजे तक उठें, 5:30 तक पढ़ने बैठे, पूरा दिन आप अच्छे से अपने स्केड्यूल बना के पढ़ें और रात को आपको अपने आप टाइमली 10-10:30 नींद आ जाएगी और सुबह फिर से आप अगली क्लास के लिए उठ जाएंगे। हर एक क्लास में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है और सुबह की पढ़ाई में जो भी आप पढ़ते हो उसके बाद सेल्फ स्टडी की नीड भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो फ्रेश माइंड से आपके दिमाग में चला जाता है। तो आई होप कि आप वेकअप विद आशु सर, उशांक सर की सीरीज को देखें। हर एक मतलब रोज शाम को भी लाइव हो रही है, सुबह भी लाइव हो रही है, तो हर लाइव सेशन को अटेंड कीजिए, रिकॉर्डेड सेशन देखिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, ये सब कुछ आपके लिए मिलता रहेगा। बोर्ड्स में मिल के एकदम अच्छे से जीतेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ये क्वेश्चंस करने मत भूलना।